हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल एड अंकल। मैं हूं फतेहान खान और आपके लिए लेकर आए हैं हम शपथ बैच। यहाँ पर शपथ बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें आपको पूरा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस कराया जाएगा। साथ ही हम शुरू करने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स से। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे, इसके बाद हम बायोन्सी फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद फ्लो थ्रू पाइप्स, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये सारे हम प्रॉपर्टीज और सारी टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के। और हर टॉपिक पर लगभग हम 50 से ज्यादा सवाल सॉल्व करेंगे, 50 से ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि आपका हर टॉपिक हो जाएगा डबल स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होता है, उसका डेरिवेशन भी होगा तो वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज में। उसके बाद जितना हमको अप्रोप्रिएट कंटेंट है वही देखेंगे। हम जेईई लेवल पर पढ़ रहे हैं, पूरा जितना भी कंटेंट हमसे पूछा जाता है, जिस लेवल पे हमारा क्वेश्चन आज की अप्रोच होती है वो हम देखने वाले। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे, हुए हमारी तैयारी। रिवीजन फेस होता है वो आपके हाथ में होता है, अब आपकी श्रद्धा है आप कितना रिवीजन करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जानने से पहले देखेंगे हम फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग और डिफॉर्मिंग अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। जैसे ही शियर फोर्स लगाया आपने तो वो डिफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फ्लूइड है, यहाँ पर फ्लूइड है, ये फिक्स प्लेट है, इसके अंदर बीच में फ्लूइड रखा हुआ है, ये फ्लूइड है। सपोज करो ये फ्लूइड है, बीच में फ्लूइड है, यहाँ पर आपने फोर्स लगाया तो पानी बहता जाएगा। यहाँ पे पानी भी फोर्स के साथ चलता रहेगा, जब तक फोर्स लगेगा तब तक पानी भी चलता रहेगा, यानी कि डिफॉर्म हो रहा है पानी कंटिन्यूअस। हाउएवर स्मॉल द शियर फोर्स, चाहे कितना भी छोटा से छोटा फोर्स होगा तो भी फ्लूइड डिफॉर्म होगा। दिस डिफिनेशन ऑफ फ्लूइड इज अ क्लासिकल डिफिनेशन। ये क्लासिकल डिफिनेशन होती है कि जब तक फोर्स लगा रहे तब तक डिफॉर्म हो रहा है। ये बात इतनी आसानी से समझ में नहीं आती जब तक कि हम कंपैरिजन नहीं कर लेते। तो पहले हम कंपेयर करते हैं। जब कंपैरिजन करने को हमारे पास दो चीजें हो जाती है अलग अलग, तो हमारे माइंड में जल्दी समझ में आता है। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। सॉलिड क्या होता है आप सभी जानते हैं, एंड फ्लूइड जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम सॉलिड की मैकेनिक्स पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम सॉलिड की मैकेनिक्स पढ़ते हैं। फ्लूइड में एफएम में क्या पढ़ते हैं? एफएम, ये क्या है हमारा फ्लूइड की मैकेनिक्स। मैकेनिज्म पूरा पढ़ना होता है कि इसके ऊपर फोर्स लगने के बाद इनका क्या बिहेवियर होता है, ये सब पढ़ते हैं। और ये तो हुआ हमारा सोम का टॉपिक, ये हुआ हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स जो कि आज हम चल रहा है। तो बात करते हैं कंपैरिजन के लिए। अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन है, समझा दूंगा इजीली। ये सपोज कीजिए सॉलिड है, ये क्या है? सॉलिड है, ये सॉलिड है। सॉलिड के ऊपर आपने फोर्स लगाया, कैसा फोर्स है? शियर फोर्स। अगर किसी सॉलिड के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, ना ही उसके क्रॉस सेक्शन में अगर फोर्स नहीं लगता और उसके प्लेन में लगता है तो शियर फोर्स होगा। सपोज कीजिए एफ है, क्लियर। फोर्स लगने के बाद इसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा। सपोज कीजिए ये उसकी डिफॉर्मेशन हुआ, ये इतना डिफॉर्म हो गया, ये डिफॉर्म हो गया, क्लियर। यहां पर ये डिफॉर्म हो गया। सपोज कीजिए जितना डिफॉर्म हुआ वो एंगल है डी थीटा, एक थीटा एंगल से डिफॉर्म हुआ, यहां भी डी थीटा एंगल से डिफॉर्म हुआ। क्या ऐसा होता है कि जो हमारा सॉलिड बॉडी है, जो हमारी सॉलिड बॉडी, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया एक बार, या फिर आपकी चेयर है, आप बैठकर जहां पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप एक बार जब बैठे होंगे अपनी चेयर पर तो उसके अंदर हल्का सा डिफॉर्मेशन हुआ था, उसके जो पैर थे चारों पैर दूर हुए थे। बट क्या अभी भी वो दूर होते जा रहे हैं? क्या अभी भी वो दूर होते जा रहे हैं? नहीं, वो एक बार डिफॉर्म हुए हैं हल्के से। यहाँ पर आपकी चेयर थी, उसके लेग्स थे, यहाँ पर जैसे ही आप बैठे उसके लेग्स में डिफॉर्मेशन हुआ, उसके लेग्स में डिफॉर्मेशन हुआ। बट एक सर्टेन डिस्टेंस या सर्टेन थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के बाद, वहां पर डिफॉर्मेशन के बाद वो रुक गया, यानी कि फोर्स तो अभी भी कंटिन्यूअस है, अभी भी आप बैठे हुए हैं, बट डिफॉर्मेशन रुक गया। यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है टर्म डिफॉर्मेशन, दैट इज डी थीटा। डी थीटा इज इंपॉर्टेंट इन सॉलिड मैकेनिक्स जब हम सॉलिड की स्टडी करते हैं। चलिए बात करते हैं फ्लूइड की। अब कंपैरिजन हो गया, यहाँ पर अब समझ में आएगी बात। सपोज कीजिए फ्लूइड है, फिक्स प्लेट एक, और यहाँ पे एक मूवेबल प्लेट है, बीच में क्या है? फ्लूइड है, बीच में क्या है? फ्लूइड है, बीच में है फ्लूइड। सपोज कीजिए यहाँ पर एक सेक्शन लिया मैंने, ये एक सेक्शन लिया एक्स एक्स, बीच में फ्लूइड है कंटिन्यूअस, बीच में क्या है? फ्लूइड। इस फ्लूइड में मैंने कुछ पार्टिकल्स नोट किए, यहाँ पे एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, एक पार्टिकल, एक पार्टिकल का नाम भी दे देते हैं, 1 2 3 4, 4 पार्टिकल्स है। और ये कुछ टाइम है T1 टाइम पे मैंने एक सेक्शन ड्रॉ किया और वहां पे 4 पार्टिकल्स की स्टडी करूंगा मैं। 4 पार्टिकल की स्टडी करी, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स है? शियर फोर्स। तो शियर फोर्स लग रहा है
तो यहाँ पर देखा जाएगा कि थोड़े टाइम बाद जब जैसे फोर्स लग रहा है, थोड़े टाइम बाद T2 पे मैंने देखा कि ये पार्टिकल यहाँ आ गया, ये पार्टिकल थोड़ा कम डिस्प्लेस हुआ, सेकंड पार्टिकल और कम डिस्प्लेस हुआ, फर्स्ट पार्टिकल वहीं रह गया। यानी कि अगर मैं इनको मीट करूं तो यहाँ पर एक लीनियर वेरिएशन दिखेगा मुझे। यहाँ पर दिखेगा कि जैसे जैसे डिस्टेंस प्लेट से, यहाँ पर प्लेट का बेस है, यहाँ पर y कितना है, y मतलब अपर डिस्टेंस y 0 है जब यहाँ पर, तो जैसे जैसे y बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स तो है जो फ्लूइड को रोके हुए, उस फोर्स की हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर T2 पे मैंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स दूर हो गए तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर डिफॉर्मेशन हुआ डी थीटा। क्लियर। उसी तरह कुछ T3 टाइम पर देखूंगा, अभी भी फोर्स लग रहा है, T3 टाइम पे देखा तो यहाँ पर भी पार्टिकल्स यहाँ डिस्प्लेस हो गया, ये पार्टिकल इधर आया, ये पार्टिकल इसको 3 डैश दिया, इसको 4 डैश दिया, इसको 2 डैश नाम दिया, और ये 2 डबल डैश है, 3 डबल डैश है, 4 डबल डैश एट टाइम T3। यानी कि जब तक टाइम के अकॉर्डिंग, जब तक फोर्स लग रहा है, जितने टाइम तक फोर्स लग रहा है तब तक डिफॉर्मेशन होता जा रहा है, यहाँ पर भी डिफॉर्मेशन हुआ। क्लियर। जब तक फोर्स लगेगा तब तक डिफॉर्मेशन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि डिफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ इम्पोर्टेंट टर्म इन फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि सॉलिड के ऊपर जब फोर्स लगा तब डिफॉर्मेशन हो गया। अब जब तक भी आप बैठे रहोगे चेयर पर, फोर्स लगता रहेगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। बट फ्लूइड में ऐसा नहीं होगा। जितने टाइम तक टाइम इज अ मेजर पार्ट इन दिस फ्लूइड, यहाँ पर जितने टाइम तक फोर्स लगेगा तब तक डिफॉर्मेशन होगा। यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी इज अ इंपॉर्टेंट टर्म। ये होता है एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये कहेगा एंगुलर डिफॉर्मेशन, ये कहलाता है एंगुलर डिफॉर्मेशन। क्लियर। अब समझ में आया होगा कि हम क्यों यहाँ पर कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं, ताकि कंपैरिजन करने से समझ में आ जाती बात। इन केस ऑफ फ्लूइड द डिफॉर्मेशन इज कंटिन्यूअस as long as there is a shear force and this deformation changes with time। यानी कि therefore it is a in fluid, यहाँ पर rate of deformation is important। rate का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होना। rate of deformation is important in fluid mechanics। और क्या एक और कंपैरिजन, एक पहला कंपैरिजन तो देख लिया आपने, यहाँ पर मैंने समझा दिया कि टाइम के रेस्पेक्ट में। एक और कंपैरिजन अगर आपने ध्यान दिया हो, जब आप चेयर पर बैठे थे, चेयर के अंदर उसके लेग्स दूर हुए थे, लेग्स के अंदर डिफॉर्मेशन आया था बट वो रुक गया। बट जैसे ही आप चेयर से उठते हो, चेयर के लेग्स वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आ जाते हैं, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। अभी डिफॉर्म हुए थे, यहाँ पर डिफॉर्म हुए, जैसे ही आप उठे तो चेयर के लेग्स वापस स्ट्रेट हो गए। यानी कि जैसे ही शियर फोर्स, जैसे उसके ऊपर से फोर्स हटेगा वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आने की कोशिश करेगा। बट पानी के साथ ऐसा नहीं होगा। पानी के ऊपर से जैसे ही फोर्स हटा, पानी कंटिन्यूअस वहां पर से वापस अपनी जगह पर आने की कोशिश नहीं करेगा, वो जहां है वहीं रहेगा, या फिर अभी भी अगर फ्लो हो रहा है तो फ्लो होता रहेगा। यानी कि वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आने की कोशिश नहीं करता। ये डिफरेंस होता है। एक और आपको बता दिया। तीसरा डिफरेंस आपके माइंड में कुछ आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको अभी तक पता चल चुके हैं। तीसरा अगर आपके माइंड में आता है तो वेल एंड गुड, आप कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन हो गया, देख लिया आपने पूरा डिफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की। ठीक है, जितना आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, प्रैक्टिस पर ही पूरा खेल रहेगा। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्रॉपर्टी। यानी क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्रॉपर्टी। सपोज कीजिए ये फ्लूइड है, ये एक फ्लूइड है, ये क्या है, फ्लूइड मैंने बना दिया आपके लिए, एक ये फ्लूइड है। फ्लूइड की किसी भी कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि आपकी आइस, जैसे कि आपका कलर, जैसे आपकी हाइट, जैसे कि आपकी वेट, ये सब क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल फ्लूइड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, फ्लूइड का मास हो सकता है, फ्लूइड का क्या हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती है, मास हो सकता है, इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, इस फ्लूइड के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर भी लग रहा होगा, इस फ्लूइड का कुछ टेम्परेचर भी होगा,
क्या इसका टेम्परेचर, इसका कुछ कलर भी होगा, कलर भी होगा, सब कुछ जो भी आपको दिमाग में आ रहा है। इसकी कुछ स्मेल भी होगी, इसकी कुछ स्मेल भी होगी। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मास हो गया, डेंसिटी भी हम ले सकते हैं, इसकी कुछ डेंसिटी भी होगी। क्लियर, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगी, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगी। तो जितनी भी आपके माइंड में आ रही है वो सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जो भी कैरेक्टरिस्टिक को हम मेजर कर सके वो प्रॉपर्टी होती है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक को हम मेजर कर सके वो प्रॉपर्टी होती है। अब प्रॉपर्टी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक को आप मेजर कर सकते हैं। मास को आप मेजर कर सकते हैं कि कितने केजी का है, आप मेजर कर सकते हैं। किसी और यूनिट में, क्विंटल में मेजर कर सकते हैं, ग्राम में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप मास को मेजर कर सकते हैं आप किलोग्राम में। क्लियर, यानी कि प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मास। मास एक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम, बिल्कुल क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब में आप मेजर कर सकते हैं, लीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई वॉल्यूम। प्रेशर मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल पास्कल में मेजर कर सकते हैं, प्रेशर मेजर कर सकते हैं पास्कल में, बिल्कुल। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रेशर। प्रेशर, टेम्परेचर, बिल्कुल आप डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, कहीं में भी आप मेजर कर सकते हैं। ऑर्डर की बात करें अब, ऑर्डर यानी कि स्मेल, यानी कि स्मेल, क्या आप मेजर कर सकते हैं कितनी स्मेल आ रही है, क्या इसकी कोई यूनिट है आपके पास, क्या आपके पास इसकी कोई स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि एसआई ने, स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन सिस्टम ने इसको अप्रूव कर रखी है, क्या इसकी कोई यूनिट है। सपोज कीजिए कहीं से अच्छी स्मेल आ रही है, आपने परफ्यूम लगाते हैं आप, अच्छी स्मेल आ रही है आपके पास से, किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया सर आपके पास से, भाई आपके पास से यार क्या स्मेल लगाया आपने, बढ़िया स्मेल आ रही है। क्या आप बता सकते हैं कि उसमें से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, वो कितनी ज्यादा अच्छी है एज कंपेरिजन टू प्रीवियस, या फिर कंपेयर भी कर सकते हैं आप। क्या आप बता सकते हैं कोई इसकी यूनिट होती है, बिल्कुल नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं होती। क्लियर। अब बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप मेजर कर सकते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बट इसको आप मेजर कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटीज होती है। डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी, यानी कि फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई, डेंसिटी। और ऐसे बहुत सारी रहेगी। कलर आप मेजर कर सकते हैं, क्या कलर मेजर कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये येलो कलर है, सपोज कीजिए ये येलो कलर है, कितना येलो है, कितना येलो है आप बता सकते हैं, लाइट येलो, डार्क येलो, इतना बता सकते हैं। क्या इसकी कोई क्वांटिटी आप बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यानी कि कलर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कलर कैरेक्टरिस्टिक है। कलर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस होगा, आई होप कि आप आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। क्लियर। तो ये तो सब हो गया हमारी प्रॉपर्टी की बात है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टी जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्रॉपर्टी, बिल्कुल देख लिया हमने, समझ लिया। बात करते हैं पहले डेंसिटी, या फिर इसको बोलते हैं मास डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। रेशियो ऑफ डेंसिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। मास अपॉन डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है। मास किस में मेजर कर सकते हैं हम, किलोग्राम, और वॉल्यूम को हम स्टैंडर्ड में मेजर करते हैं मीटर क्यूब, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो गई। और अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में हम डालते हैं एम के, और मास का हम ले सकते हैं एम, और मीटर क्यूब में यानी कि L-3, ml-3 इसका स्टैंडर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। डेंसिटी डिपेंड्स, ये हो गया, ठीक है। डेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे हम, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या मतलब हुआ इसका, डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसा भी एग्जाम में लिखा हुआ आता है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही बात है। कैसे मेजर करेंगे इसको, सपोज कीजिए ये एक बॉक्स है, सपोज कीजिए ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है m, और इसका कुछ वॉल्यूम है v। क्लियर। और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स है, ठीक है, ये सॉलिड है, ये कुछ बॉडी है हमारे पास, इसके कुछ पार्टिकल्स है अंदर। इस पे आपने प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पर P प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पर P प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पर P प्रेशर अप्लाई किया, हर जगह से इस पे आपने P प्रेशर अप्लाई किया टोटल, ठीक है। सब जगह से P
प्रेशर अप्लाई कर दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का नेचर क्या होता है, कंप्रेसिव। प्रेशर इस बॉक्स को कंप्रेस करेगा, प्रेशर इस बॉक्स को कंप्रेस करेगा। क्या इसके मास में चेंज आएगा, क्या इसके मास में चेंज आएगा, क्या इसके मास में चेंज आएगा, इसका मास सेम रहेगा। बट अब जो इसके अंदर पार्टिकल्स थे, अब जो इसके अंदर पार्टिकल्स थे, जो इसके पार्टिकल्स थे वो पास पास आ गए, वो पास पास आ गए। क्लियर, वो कंप्रेशन फोर्स, इसके ऊपर प्रेशर लगा और प्रेशर कंप्रेसिव होता है, तो कंप्रेस कर दिया और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम जो था, जो इसका वॉल्यूम था पहले v था, अब v डैश हो गया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया v डैश, और v डैश कितना होगा, v से कम होगा, v डैश कितना होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम से कम ही होगा, क्योंकि उसके अंदर कंप्रेशन लगा है, उसके अंदर कंप्रेस हुआ है वो बॉक्स, तो उसका वॉल्यूम कम हो गया। बट मास, इसका मास m ही रहेगा, मास इंटेक रहेगा, मास पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि वॉल्यूम कम हुआ, हमारा वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ। अब वॉल्यूम था डिनोमिनेटर में, वॉल्यूम कम होने की वजह से डेंसिटी इंक्रीज होगी, वॉल्यूम कम हुआ यानी कि डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो इसी सेंस में हम कह सकते हैं अगर प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। ये तो था हमारा रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी। और अगर प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ तो उसके अंदर एक्सपेंशन आएगा, और एक्सपेंशन की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, सिंपल एज दैट। और उसी तरह टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनली, और उसी तरह टेम्परेचर के साथ ऐसा रिलेशन होगा इनवर्सली। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर, ये चीज ध्यान रहेगी आपको, एंड वाइस वर्सा ऊपर नीचे करके आपसे पूछता रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। अभी हमने क्या पढ़ा, मास डेंसिटी, हमने क्या पढ़ा अभी, मास डेंसिटी क्या था, m अपॉन v। अब अगर बात करें गामा से हम डिनोट करते हैं, या फिर w से भी कर सकते हैं इसको, गामा या w क्या होता है, वेट डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर, ये हुआ हमारा वेट डेंसिटी। अभी हमने देख लिया मास डेंसिटी। वेट की जब बात आती है, वेट का मतलब क्या होता है, फोर्स, वेट का मतलब क्या होता है, फोर्स। यानी कि, और वेट क्या होगा फिर, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेट क्या होगा, मास इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी कि स्पेसिफिक वेट या फिर W भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे W की जगह यूनिट वेट का भी साइन लगा सकते हैं, गामा। तो गामा क्या हुआ, गामा क्या है, W अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। यानी कि इसको लिख सकता हूँ, मास को किलोग्राम, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। यानी कि इसको लिखूंगा, अगर मीटर क्यूब से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, ये होता है हमारा वेट डेंसिटी का यूनिट। क्लियर, और इसको आप डायमेंशनल फॉर्म में भी लिख सकते हो, किलोग्राम को आप m1 इनवर्स है मीटर तो l-1 और t-2, ये हुआ हमारा स्पेसिफिक वेट का डायमेंशनल फॉर्मूला। और क्या लिखा, डेंसिटी इज अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, डेंसिटी जो कि हमने पढ़ चुके हैं, मास डेंसिटी इज अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी वेयर एज स्पेसिफिक वेट इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हमने देखा था कंपैरिजन में, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। हमने देखा कि जब डेंसिटी की बात आई, जब डेंसिटी की बात आई तो किस किस के ऊपर डिपेंडेंट था, एक था वो प्रेशर के ऊपर, और फिर किस पे डिपेंड था, टेम्परेचर के ऊपर। बट जब बात आ रही है स्पेसिफिक वेट, तो वहां पे ग्रेविटी का भी कॉन्सेप्ट आया, ग्रेविटी का भी एक टर्म आई। यानी कि यूनिट वेट किस किस के ऊपर डिपेंड है, एक तो डेंसिटी पर और एक ग्रेविटी पर, एक ग्रेविटी पर। और प्रेशर और टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे, जितना हम बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, जितना हम घटाएंगे उतना घटेगा। बट बात होगी अगर ग्रेविटी की, अब बात होगी ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी चेंज होती है विथ लोकेशन टू लोकेशन। आज अपन अर्थ पर है, हमारी स्पेसिफिक, हमारी जो अर्थ ग्रेविटी होगी वो थी 9.81, हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। बट हम जाते हैं अगर चांद पर, आप जानते हैं चांद की डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी करती है। यानी कि जो हमारी ग्रेविटी है वो वेरी करेगी विथ लोकेशन, हमारे हाथ में नहीं होगा ग्रेविटी। इसका मतलब जो हमारा मास डेंसिटी था वो तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, यानी कि स्पेसिफिक वो हमारी जो एब्सोल्यूट क्वांटिटी कहलाएगी। बट अगर बात करें वेट डेंसिटी की, वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं कहलाएगी, वो वेरी करती है लोकेशन के साथ, वो इंटैक्ट नहीं रहती। आज आप अर्थ पर हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ और है,
और स्पेसिफिक वेट कुछ और है, और अगर आप मून पर जाते हैं तो आपका स्पेसिफिक वेट चेंज करेगा। बट डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी यहाँ भी सेम रहेगी, चांद पर भी सेम रहेगी, कहीं भी जाइए। क्लियर? तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और रिलेशनशिप आपको पता ही चल गया यहाँ से। ये क्या इतना हुआ, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, रो जी, डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। क्यों? ये कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, मल्टीप्लाई कर देंगे, रिलेशन हुआ स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक मास डेंसिटी में। क्लियर? दूसरी बात करें अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये जी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, हमने अगर लिक्विड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाता है वाटर। लिक्विड की अगर बात करें, फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड, यहां पर लिख सकते हैं फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर। और अगर बात करें फॉर गैस स्टैंडर्ड फ्लूइड इज एयर या फिर हाइड्रोजन, रहता है फॉर गैसेस। क्लियर? तो अगर बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रेशियो बिटवीन डेंसिटी ऑफ अ कंसर्न फ्लूइड। अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हमें जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी, तो उसकी डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, दैट इज पानी, डेंसिटी ऑफ W यानी कि वाटर की डेंसिटी से उसको डिवाइड करना होगा, तभी हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी। ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी आर रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव मतलब पहली डेंसिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी डेंसिटी का रेशियो, ये होता है रिलेटिव डेंसिटी। बट इसने क्या कहा, ऑल रिलेटिव डेंसिटी नीड नॉट बी स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब समझना, वो आपसे पूरा स्टेटमेंट की तरह क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या स्टेटमेंट राइट, ट्रू और फॉल्स, ऐसा भी बोल सकता है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये स्टेटमेंट बन के बिल्कुल आ सकता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ भी चुका है काफी सारे एग्जाम्स में। ऑल स्पेसिफिक ग्रेविटी आर रिलेटिव डेंसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ कंसर्न फ्लूइड। सपोज करो डेंसिटी निकालनी है हमको ऑयल की, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है ऑयल की, तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। क्लियर? अगर यहां पर इसको देखा जाए तो एक तरह से रिलेटिव डेंसिटी ही है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में हम वाटर की डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो ये रिलेटिव डेंसिटी हुई। बट हर रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी होने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। लिक्विड के लिए वाटर की डेंसिटी और गैसेस के लिए एयर या हाइड्रोजन की डेंसिटी। क्लियर हुआ? इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? आई होप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ लेना या फिर बता दीजिएगा आप इसमें। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2-3 बार समझा चुका हूँ। चलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, अगली प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी। इट इज द मेजर ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और चेंज ऑफ डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। कंप्रेसिबिलिटी जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, ये क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टू द चेंज ऑफ प्रेशर, डेल्टा V अपॉन ओरिजिनल V, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइड बाय चेंज इन प्रेशर, ये होता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी यानी कि इसको बीटा से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों हर साल हर एग्जाम में पूछा ही जाता है किसी ना किसी फॉर्म में आपसे। कंप्रेसिबिलिटी और बल्क डेंसिटी, एक बल्क मॉडुलस है, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस में रिलेशन ही पूछता रहेगा आपसे। तो क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ईवी क्या हुआ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ईवी क्या हुआ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर? डिवाइड बाय चेंज इन प्रेशर, दैट इज डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर क्या हुआ डेल्टा पी। तो ये हुआ हमारा कंप्रेसिबिलिटी। और अगर बात करें बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। बल्क मॉडुलस होता है रेशियो ऑफ चेंज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वी कैन से डेल्टा वी टू द ओरिजिनल वी, और इसको लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये हुआ हमारा बल्क मॉडुलस, ये कहलाता है
बल्क मॉडुलस। ये क्या है? बल्क मॉडुलस। ये है हमारा बल्क मॉडुलस। ये क्या है हमारा? बल्क मॉडुलस, येलो कलर, बल्क मॉडुलस। ठीक है, के क्या हुआ? बल्क मॉडुलस। और ये कंप्रेसिबिलिटी क्या? बीटा से रिप्रेजेंट करते। तो इनका क्या रिलेशन हुआ? के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के, वाइस वर्सा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही रिलेशन बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इनवर्स है, तो इनका रिलेशन हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं विस्कोसिटी की, दूसरी प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा लेकिन विस्कोसिटी कहीं रुकेगी नहीं, विस्कोसिटी हर टॉपिक में आएगी। अगर विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी से पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इसको पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। विस्कोसिटी पढ़ने की जरूरत क्या है हमको? क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ ऑयल लगभग सेम होती है। आपके पास पैराशूट या फिर मम्मी सब्जी बनाती है तो ऑयल रहता है, ऑयल की बोतल पर आप डेंसिटी चेक करना, डेंसिटी चेक लिखा भी नहीं होगा तो उस बोतल का मास लिखा होगा और उस बोतल का वॉल्यूम लिखा होगा कुछ ना कुछ, उसको आप डिवाइड कर देना, डेंसिटी आ जाएगी, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। आप चेक करना लगभग 800 से 850, 800 से 850 या फिर थोड़ा ऊपर नीचे प्लस माइनस 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऊपर वेरी हो सकता है, बट लगभग इतनी डेंसिटी आएगी। और डेंसिटी ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल। बट आप देखोगे डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? लगभग 1000, लगभग अगर हम अप्रोप्रिएट अगर एग्जैक्ट ना बात करके लगभग 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो क्या ये सेम सेम नहीं लग रही है? लगभग सेम सेम लग नहीं रही है क्या? ये 100-200 का ही डिफरेंस आ रहा है। बट बात करेंगे, अगर आपके पास सपोज कीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है, एक पूल में 2 स्विमिंग पूल है, एक पूल में पानी भरा हुआ है, एक पूल में पानी भरा हुआ है और दूसरे पूल में ऑयल रखा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है। अगर आप स्विम करेंगे तो खुद इमेजिन करके देखिए, किस में आपको स्ट्रगल ज्यादा लगेगा, पानी में इजी फ्लो होगा या ऑयल में ज्यादा इजी फ्लो होगा? या फिर देखिए, आप एक बोतल लीजिए, एक ग्लास के अंदर ऑयल लीजिए, चम्मच से घुमाइए, चम्मच से ग्लास के अंदर, एक ग्लास में क्या लिया आपने? पानी, एक ग्लास में लिया आपने ऑयल, चम्मच से पानी को घुमाइए, इधर चम्मच से ऑयल को घुमाइए, कौन सा जल्दी स्टेबल होगा? या फिर किसको घुमाने में ज्यादा आपको फोर्स जनरेट करना पड़ेगा? आपको वहां पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस है, जो कि उनकी डेंसिटी तो सेम आ रही है लगभग, तो इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो उसी चीज को समझने के लिए हमारे पास एक टर्म है विस्कोसिटी, कि उनके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है, उनकी जो लेयर्स है आपस में, जो उनकी लेयर्स है उनके बीच में रेजिस्टेंस है। सपोज कीजिए ये हमारा एक प्लेट बनाते हैं, हम वापस से वही प्लेट बना रहे हैं, यहाँ पर क्या है? एक रेस्ट या फिर प्लेट एट रेस्ट है, यहाँ पर रेस्ट प्लेट है स्टेशनरी पर, यहाँ पर एक दूसरी प्लेट है जो कि मूवेबल है। ये ऑयल की कुछ लेयर्स है, ये बीच में क्या है? ऑयल, और इसकी कुछ लेयर्स हमने बनाई है, लेयर्स इसकी मार्क की है हमने, सपोज कीजिए ये लेयर्स की फॉर्म में ऑयल। अब हर लेयर क्या करती है? एक दूसरे जो एडजेसेंट लेयर है, सपोज कीजिए ये एडजेसेंट लेयर है, हर एडजेसेंट लेयर एक दूसरी लेयर पर रेजिस्टेंस लगाती है। हर लेयर क्या करती है? एक दूसरी लेयर पर रेजिस्टेंस लगाती है, और वो रेजिस्टेंस ही वो क्या करता है? वो इंटरनल फ्रिक्शन देता है। फ्रिक्शन क्या होता है? सपोज कीजिए आपने कितनी बार पढ़ा होगा फ्रिक्शन क्या होता है? अब आप भाग रहे हैं या फिर एक बॉक्स रखा हुआ है, आप ये बॉक्स है, इसका वेट लग रहा है नीचे W, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, बट उसको फोर्स को आपको लगाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि ये सरफेस से अटैच्ड है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होता है, म्यू से हम डिनोट करते हैं। उसी तरह जो फ्रिक्शन लिक्विड में लगता है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। जो फ्रिक्शन लिक्विड में लगता है, ये तो कहाँ सॉलिड है, ये कहाँ है? बाहर है, जो हमारे अर्थ में है, सरफेस पे है, ठीक है। अगर बात करें, अगर यही फ्रिक्शन लिक्विड में लगता है तो इतना समझने में आसानी होती है, जब फ्रिक्शन की बात आती है तो और लिक्विड में रहेगा तो वो विस्कोसिटी कहलाएगा। ये बहुत मजेदार पॉइंट हो जाता है, यहाँ से समझ में आ जाता है इजीली। दो द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ऑयल आर सेम, द फ्लो बिहेवियर इज नॉट सेम। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये लेयर 1 है, ये L1 से डिनोट किया, ये L2 है ऑयल की, ये L3 है, ये L4 है।
जब ये फ्लो हो रही है, जो ऊपर वाली L1 फ्लो हो रही है, तो नीचे जो L2 है वो L1 को रेजिस्ट करेगी पीछे की तरफ, और इसकी वजह से L2 की विस्कोस वेलोसिटी कम हो जाएगी, और L1 की वेलोसिटी सपोज करो V1 है, L2 की V2 है, L3 की V3 है। तो जब ये V1 से फ्लो हो रही है तो V2 जो नीचे वाली लेयर है तो वो उसको रेजिस्टेंस दे रही है, वो रेजिस्ट कर रही है। और उसी तरह जब L2 फ्लो हो रही है तो यहाँ पर L3 की जो लेयर है वो L2 को रेजिस्ट कर रही है, यानी कि एक दूसरे की वेलोसिटी कम कर रही है। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी देखी गई V1 की, उससे कम वेलोसिटी है V2 की, और उसकी वेलोसिटी किससे ज़्यादा है V3 से। यानी कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? नीचे नीचे सबसे कम वेलोसिटी क्यों है और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस क्यों है? देखा गया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है फिक्स प्लेट, यहाँ पर क्या है फिक्स प्लेट, और फिक्स प्लेट है तो यहाँ पर जो लेयर होगी वो तो इस प्लेट से अड़ के चल रही है, ये प्लेट के साथ बिल्कुल अटैच हो रही है, इस प्लेट के साथ अटैच होके जा रहा है यहाँ की लेयर। तो सबसे ज्यादा विस्कोसिटी तो इधर ही होगी, सबसे ज्यादा विस्कोसिटी यानी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इधर ही होगा। बट जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, और हमारे पार्टिकल आगे बढ़ते जाएंगे। सपोज कीजिए एक T1 पे यहाँ पे पार्टिकल थे, सभी लेयर्स के पार्टिकल हमने मार्क कर लिए एक T1, बट वेलोसिटी चल रही है इनकी, कुछ वेलोसिटी थी। टाइम के साथ देखा, यहाँ पे T2 टाइम के साथ देखा तो सभी पार्टिकल, जो ऊपर वाला था वो सबसे दूर है, जो उससे कम था उससे कम दूर है, जो थर्ड पॉइंट पे था वो उसमें कम डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसी तरह एक लीनियर वेरिएशन हुआ जो कि हमने देख चुके हैं। डी थीटा डिफॉर्मेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट यही चीज आपको अल्टीमेटली विस्कोसिटी बताती है कि विस्कोसिटी क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लेयर, यानी कि जो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो लेयर है वो इंटरनली रेजिस्ट कर रही है एक दूसरे को, तो वही चीज कहलाती है विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी को आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दिया, देखने को मिलता है आपको फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को अगर आप कंपेयर करें इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड तो वही कहलाता है विस्कोसिटी। आई होप आपको आसान भाषा में समझ आ रहा होगा, कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं लिखा। डिफिनीशन क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर इज नोन एज विस्कोसिटी। क्लियर? विस्कोसिटी को और हम डेप्थ में पढ़ते हैं, इसको और डिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि इसी से बेस्ड हमारे पास एग्जाम में पूरा क्वेश्चन बनेगा, और ये सब्जेक्ट जो है वो विस्कोसिटी को बहुत ज्यादा वेटेज देता है। सारा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड रहेंगे, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, फ्लो थ्रू पाइप्स, वहां पे ड्रैग फोर्स, यहाँ पे फ्रिक्शंस लगेगा आपको, इंटरनल फ्रिक्शन, ये सब विस्कोसिटी पर ही गवर्न रहता है। तो इसको ज्यादा अच्छे समझना बहुत जरूरी होता है। इस चीज को जितना टाइम दें उतना अच्छा होगा थ्रू आउट द सब्जेक्ट। डिराइव कर लेते हैं, रिलेशनशिप डिराइव करते हैं। रिलेशनशिप जो भी होता है इसका कि शेयर स्ट्रेस जितना लेयर्स में लगता है वो कितना होता है और कैसे डिराइव होता है। एक बार अगर हम डिराइव होते हुए आप देख लोगे, पहले डेरिवेशन आपको आए ना आए, जरूरत भी नहीं है, ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट डिराइव कैसे हुआ मैंने कहा आपको पूरा डेरिवेशन आपको समझा दूंगा, यहाँ पर पूरा डेरिवेशन समझा दूंगा आपको। यहाँ पर ये फिक्स प्लेट है, ये प्लेट कैसी है? फिक्स प्लेट, ये है फिक्स प्लेट, और ऊपर प्लेट कैसी है? मूवेबल प्लेट। ऊपर कैसी प्लेट है? मूवेबल प्लेट। क्लियर? अब जैसे ही यहाँ पर एक सर्टेन टाइम बाद देखा था हमने कुछ वेरिएशन हो रहा है पार्टिकल्स में, आपको समझा चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होता है, जितना प्लेट के पास आते हैं उतना कम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, या कह सकते हैं जितना हम दूर जाते हैं फिक्स प्लेट से उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है एट सर्टेन टाइम T1 और T2। और अगर U वेलोसिटी से जा रहा है और इन दोनों की थिकनेस हमने मानी, इन दोनों की थिकनेस हमने मानी Y, सपोज कीजिए Y थिकनेस मानी, तो हम यहाँ पर दो पार्टिकल की स्टडी करते हैं, यहाँ पर इन दो पार्टिकल्स की स्टडी कर लेते हैं, यहाँ पर इन दो पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ कि जो पार्टिकल हम स्टडी कर रहे हैं उनको मार्क कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये दो पार्टिकल की स्टडी की यहाँ से और यहाँ तक, इन दोनों पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट देखा और ये दोनों पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट देखा। यहाँ पर एक इसको कट कर लेते हैं हम, इसको कट कर लिया, यहाँ से इसको कट करके अलग बना देते हैं, यहाँ पर इसको लेकर आ गए हम कट करके। एक ऐसा है, यहाँ से इसको जूम इन कर लिया हमने, जूम करके थोड़ा और मजे से समझ में आएगा। क्लियर? इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है। ये कितना थिकनेस थी हमारा? ये पूरी थिकनेस Y थी, हमने इसको माना dy, हमने इसको माना dy थिकनेस। और अगर ये वेलोसिटी से जा रहा है, व्यू वेलोसिटी से जा रहा है, तो सर्टेन टाइम जो कि T2 माइनस T1 क्या हुआ?
dt, dt क्या हुआ t2 माइनस t1, t2 माइनस dt मतलब क्या हुआ चेंज इन टाइम, ये जो t2 पे और t1 के बीच के पार्टिकल लिया तो टाइम कितना चला वो dt, तो यानी कि ये थिकनेस तो हो गई dy, यानी कि थिकनेस तो हो गई dy, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस कितना हुआ वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी तो थी u और टाइम था dt, u टाइम था dt, और उसी तरह ऊपर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, ऊपर थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी होगी, क्यों ज्यादा वेलोसिटी होगी, क्योंकि फ्रिक्शन कम है। आपको पिछली स्लाइड में बताया मैंने कि जैसे जैसे ऊपर चलेगा उससे उससे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, टॉप लेयर की सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी थी सपोज u प्लस डी यू और टाइम तो सेम चला dt, तो यानी कि ये थिकनेस, ये यहाँ पे इतनी थिकनेस तो u dt है, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस तो u dt है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई du dt। अगर पूरी की थिकनेस, पूरी की यहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी है u प्लस डी यू इंटू डी टी, तो इसकी तो हमने पहले ही निकाल ली थी u प्लस डी टी, तो इसकी कितनी u इंटू डी टी, तो इसकी कितनी हो गई रिमेनिंग जो उसकी थिकनेस बची डी यू डी टी उसकी हो गई। क्लियर। डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, डिफॉर्मेशन कितना हुआ डी थीटा, यहाँ पर डिफॉर्मेशन कैसा लेते हैं हम, फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको सॉलिड के अंदर डिफॉर्मेशन बताया था डी थीटा, और उसी तरह फ्लूइड के अंदर भी डिफॉर्मेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि हमने निकाल लिया डी थीटा। तो अगर यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं, तो मैं देखूं कि टेन डी थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है एंगल के सामने वाला डी यू डी टी, और बेस क्या है dy, बेस क्या है dy। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, छोटा छोटा लिखा रहता है आप देखते होंगे, सिंस डी थीटा इज वेरी स्मॉल, यानी कि टेन थीटा को लिख सकते हैं हम, टेन डी थीटा को हम लिख सकते हैं डी थीटा, टेन डी थीटा लिख सकते हैं हम डी थीटा। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसको लिख दें हम डी थीटा इज इक्वल्स टू डी यू डी टी अपॉन डी वाई, डी यू डी टी अपॉन डी वाई, या फिर डी टी को इधर लेकर आ जाऊं, मैं डी टी को इधर लेकर आ जाता हूँ, इधर लिख लेते हैं, चलो यहीं पर लिखते हैं डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ चुका है आपके पास। डी थीटा अपॉन डी टी कहलाता है एंगुलर डिफॉर्मेशन, क्या कहलाता है एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन। क्लियर। और डी यू अपॉन डी वाई कहलाता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, और यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, डी थीटा अपॉन डी टी क्या हुआ एंगुलर डिफॉर्मेशन, डी थीटा अपॉन डी टी क्या हुआ एंगुलर डिफॉर्मेशन। यानी कि अगर सपोज कीजिए ये फ्लूइड बहुत गाढ़ा होता, ये फ्लूइड बहुत डेंस होता, यहाँ पे पानी की जगह हम ग्लिसरीन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं पानी की जगह ग्लिसरीन, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होता, ज्यादा होता या कम होता, सोच के बताइए। अगर ये फ्लूइड बहुत डेंस होता, ये फ्लूइड बहुत डेंस होता, तो इसकी जो एडजेसेंट पार्टिकल्स है तो वो ज्यादा आगे तक जाते या कम आगे, यहाँ पास ही रुक जाते। सीधी सी बात है, बहुत गाढ़ा है, बहुत गट्ठा है वो, यानी कि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा कम, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा कम, यानी कि डिफॉर्मेशन कैसा होगा कम। अगर डी थीटा, यानी कि अगर डी थीटा अपॉन डी टी कम है, अगर रिलेशन ध्यान रखना, डी थीटा अपॉन डी टी अगर कम है तो उसके अंदर विस्कोसिटी, अगर हम बात करें म्यू विस्कोसिटी कैसी होगी ज्यादा, यानी कि वो गट्ठा है, यानी कि वो गाढ़ा है, यानी कि विस्कोसिटी ज्यादा है, यानी कि उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, यानी कि उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, रेजिस्टेंस कितना होगा ज्यादा। और वहीं अगर इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, अगर डिफॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिला यानी कि उसकी विस्कोसिटी कम है और रेजिस्टेंस भी कम मिलेगा। क्लियर। उसी तरह रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन का भी रिलेशन होता है। अगर हम बात करें आगे, अगर यहीं पर अगर हम बात करें रिलेशन निकालते हैं, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, शेयर स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और यही हमने देखा
यहाँ पर अगर डिफॉर्मेशन ज्यादा हुआ, यानी कि हमको इस रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, ज्यादा, फ्लो होने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि यहां से फोर्स क्या हुआ, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, और यहीं से मैं कह सकता हूं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। क्यों कह सकता हूं, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी सेम होता है डी वाई डी यू अपॉन डी वाई। समझ में आई बात। अगर हमारा डिफॉर्मेशन कम है, हमारा डिफॉर्मेशन अगर कम हुआ तो विस्कोसिटी ज्यादा है, तो डिफॉर्मेशन कराने के लिए फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी कि डिफॉर्मेशन का रिलेशन किसके साथ हुआ, फोर्स के साथ। क्लियर, फोर्स के साथ हो गया, और डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। चलते हैं यहाँ पर रिलेशन लेकर आते हैं, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से अगर एरिया को हटाते हैं हम तो शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू एफ, और एफ किसके बराबर होता है, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू एफ, और एफ किसके प्रोपोर्शनल हुआ, डी यू अपॉन डी वाई के प्रोपोर्शनल हुआ, यानी कि शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, या फिर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम लगाते हैं, दैट इज म्यू। यहाँ पर क्या लगाया हमने, म्यू, जो कि कहलाता है विस्कोसिटी या फिर डायनेमिक विस्कोसिटी। म्यू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी। यहाँ पर लिख देता हूँ, म्यू क्या हुआ हमारा, डायनेमिक विस्कोसिटी, ये हुआ हमारा म्यू। क्लियर, समझ में आया। यहाँ पे हमने पूरा शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया कि शियर स्ट्रेस का डेरिवेशन कैसे होता है। आपके काम की चीज सिर्फ यही है, और ये बहुत काम की चीज है। ये आप हमने पूरा डेरिवेशन कैसे किया, अगर आपको समझ नहीं आया, समझ तो आना चाहिए, ये बहुत इजीली आपको समझा दिया। अगर आप इसको डिराइव नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस रिलेशन से आपका सारा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे सब्जेक्ट में। बात करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी का वेरिएशन बता रहे हैं। बिल्कुल समझ में आता है। आपने देखा होगा, पानी को जितना गर्म करते हैं, पानी को जितना गर्म करेंगे वो उतना लाइट होता जाता है, पानी को जितना गर्म करते हैं उतना लाइट होता जाता है, यानी कि क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, पहले ऐसा होता क्यों है वो देखेंगे हम। वो ऐसा होता क्यों है हम देखेंगे। बस कुछ टॉपिक्स और ही बचे हैं हमारे पास, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड पढ़ने वाले हैं। ये बहुत मजेदार टॉपिक होगा, और इसके साथ क्वेश्चन हर बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। देखने वाले न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होगा, नॉन न्यूटोनियन, टाइम डिपेंडेंट उसमें रहेगा, इंडिपेंडेंट में क्या क्या रिलेशन रहेगा, और इसके एग्जांपल्स पूछे जाएंगे बहुत सारे। आपके पास चार्ट दे देगा और पूछेगा ये कौन से टाइप का फ्लूइड है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। इसमें लगभग 15 से 20 मिनट में हो जाएगा ये टॉपिक, और आपका बहुत 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। अगर बात करें वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ पानी की अगर बात करें, लिक्विड की अगर हम बात करें, पहले लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो पास होते हैं, बहुत पास होते हैं। क्लियर, उसके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, यानी कि उसके अंदर कोहेजन मतलब क्या होता है, जो उसका सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा, सेम उसके जो मॉलिक्यूल्स में फोर्स रहेगा, तो कोहेजन उसका ज्यादा रहता है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर इसको बर्न किया गया, या फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया, तो इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर जाते हैं। इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, दूर जाने को ट्राई करते हैं। इसका मतलब इसका कोहेजन सी से डिनोट करता हूँ, ये डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे सी से डिनोट करता हूँ, कोहेजन डिक्रीज हो जाएगा, और इस वजह से क्या होगा, इसकी विस्कोसिटी यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा इन केस ऑफ लिक्विड की अगर बात करें। और वहीं अगर हम बात करें इन केस ऑफ एयर या फिर गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस उसके पार्टिकल्स काफी दूर होते हैं, यानी कि उसके अंदर कोहेजन तो होता है बिल्कुल कम है, यानी कि उसके अंदर कोहेजन का कोई ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है। और इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, एकदम सडन डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि डिस्टर्बेंस होता है, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से ये इधर उधर भागते हैं, और अभी तक तो दूर थे,
अभी तक वो दूर थे, बट अगर वो उसके अंदर कोलिजन होएगा, अगर उसके अंदर डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे और उस वजह से उसका कोहेजन बढ़ेगा और इसी वजह से उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। अभी तक उसकी विस्कोसिटी कम थी, बट टेम्परेचर बढ़ाने के साथ उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। यानी कि पानी और एयर में, पानी और गैसेस में अलग अलग वेरिएशन होता है। ये गैस है, पानी और गैस में अलग अलग वेरिएशन होता है। क्लियर? पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इन केस ऑफ लिक्विड द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज स्मॉल, hence cohesive forces are also large. With increase in temperature cohesive force decrease and the resistance of the flow is also decrease। बिल्कुल यही समझा हमने। in case of gas intermolecular distance is large, सही बात है, and hence cohesive force are also negligible। बिल्कुल कम होता है इसके अंदर negligible force cohesion का, क्योंकि intermolecular force क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं intermolecules। With increase in temperature molecular disturbance होता है, उसके अंदर disturbance होता है, बढ़ता है, and hence resistance to the flow also increase, therefore viscosity of gas increase with increase in temperature। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। और यहाँ पे पानी के केस में क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी घटेगी। हम कह सकते हैं एक छोटी आसान भाषा में T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, या फिर विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केस ऑफ लिक्विड। और यहाँ पर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, ये भी एक रिलेशन हो गया। आप तो एग्जाम में इस तरह से पूछ लेगा, हमको हर तरह से तैयार रहना है, हमको कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब वो कैसे ही पूछे, लैंग्वेज में पूछे या नोटेशन में पूछेगा, हम समझा देंगे। स्टेटमेंट में पूछेगा तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर टाइम लिमिट की वजह से हम अगला टॉपिक कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। अगले सेशन में हम पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, एक आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे फ्लूइड क्या दो टाइप्स के होंगे, आइडल फ्लूइड, रियल फ्लूइड। आप सभी समझते हैं आइडल फ्लूइड क्या होता है, नहीं भी समझते, डिटेल में पढ़ने वाले। अगर रियल फ्लूइड की बात करेंगे हम, न्यूटोनियन फ्लूइड रहेगा, जो कि हमने विस्कोसिटी, जो अभी हमने रिलेशन निकाला, दैट इज शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dy। ये हमारा रिलेशनशिप था, यानी कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू विस्कोसिटी इनटू du अपॉन dy। तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है, ये इक्वेशन कहलाती है न्यूटोनियन इक्वेशन, क्योंकि न्यूटन ने इसका इन्वेंशन किया था। तो ये इक्वेशन कहलाएगी न्यूटोनियन। काफी जगह आप पढ़ते होंगे न्यूटोनियन इक्वेशन। और जो विस्कोसिटी थे वो न्यूटन ने ही उसको डिराइव किया था, उसने ही इसको डिफाइन किया था, तो इसलिए उसका नाम रखा गया इक्वेशन पर भी, न्यूटोनियन इक्वेशन दैट इज। तो जो भी फ्लूइड इस इक्वेशन को फॉलो करेगा वो कहलाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड। जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा वो कहलाएगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो क्या होंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, उसकी अलग वेराइटी होगी कि टाइम इंडिपेंडेंट क्या होता है और टाइम डिपेंडेंट क्या होता है। यानी कि उसकी विस्कोसिटी या फिर उसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर टाइम के साथ वेरिएशन आएगा तो वो टाइम डिपेंडेंट कहलाएगा। उसका अगर टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, वो एक जैसा रहेगा, तो टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा। और उसकी भी फर्दर क्लासिफिकेशन होगा सूडोप्लास्टिक, डायलेटेड एंड बिंगम। और टाइम डिपेंडेंट रहेगा थिक्सोट्रोपी और रियोप्टिक, हम पढ़ने वाले हैं। पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या क्या इसके एग्जांपल्स होते हैं, क्या क्या इनकी वेरिएशन होती है टाइम के साथ और टाइम से पहले भी, विदाउट टाइम इंडिपेंडेंट में हम पूरा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।